अभी बैठ जा, बैठ जा कुर्सी लगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण सेकंड ग्रेड अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड अध्यापक दोनों में ही काव्य गुण है। तो ये दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए कॉमन है। दोनों में से प्रश्न आते हैं। सेकंड ग्रेड में तो काव्य गुण में से कम एक प्रश्न है और अधिक से दो भी आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा काव्य गुण। सेकंड ग्रेड में काव्य शास्त्र में काव्य गुण है। काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, अलंकार और छंद ये 5 टॉपिक हैं। 1 2 3 4 और 5 टॉपिक सेकंड ग्रेड में ही आते हैं। 10 प्रश्न आते हैं 5 टॉपिक में से, और ये है 20 अंक के। 10 प्रश्न आते हैं और ये है 20 और भी 30 अंक के हैं। हाँ, 20 अंक के प्रश्न हैं। 10 प्रश्न आते हैं निश्चित रूप से और 20 अंक इसमें से मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते वक्त याद कर दिए कि क्या इसमें कैसे। देखिए, पहले लिखते हैं अपन काव्य गुण। काव्य गुण आप सभी को पता होगा कि काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। पहला, साथ साथ यदि आप लिखे तो और बढ़िया है। लिखे काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। लिखे काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। दूसरी पंक्ति, रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात रसोत्कर्ष में सहायता करने वाले शब्द संयोजन रस के उत्कर्ष में सहायता करने वाले शब्द संयोजन को काव्य गुण कहा जाता है। रसोत्कर्ष में सहायता करने वाले शब्द संयोजन को काव्य गुण कहा जाता है। आचार्य
वामन, आचार्य वामन ने गुण की क्या परिभाषा दी? आचार्य वामन के अनुसार गुण की परिभाषा। तो आचार्य वामन ने कहा काव्य शोभाए कर्तारो धर्माय गुणा। काव्य शोभाए, काव्य शोभाए कर्तारो, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुण, धर्मा गुण। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुण, अर्थात काव्य की शोभा करने, काव्य की शोभा करने वाले तत्व गुण है। अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व गुण है। यहाँ पर जो काव्य गुण या काव्य शब्द शक्ति, अलंकार, छंद या रीति जो भी पढ़ेंगे वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं कि कॉलेज लेक्चरर या फिर कोई और पीएचडी के हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब जो भी सटीक है वो सटीक पढ़ेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। जिसे आरपीएससी 2018 सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, काव्य शोभा है कर्तारो धर्माय गुणा, ये परिभाषा किसकी है? सीधा सा प्रश्न पूछा था उसने, तो ये परिभाषा है आचार्य वामन की। तो आचार्य वामन ने काव्य गुणों को परिभाषित करते हुए कहा काव्य शोभा है कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते। तो अभी अपन ने पढ़ा काव्य की आत्मा रस को माना जाता है और रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात रस उत्कर्ष में सहायता करने वाले शब्द संयोजन, शब्द से न शब्दों का ऐसा गुंफन या शब्दों का ऐसा बंधन जो रस में और अधिक, उसके उत्कर्ष में और अधिक सहायता प्रदान कर रस को और अधिक आनंददायक बनाए, तो ऐसे शब्द संयोजन को काव्य गुण कहा जाता है। और काव्य गुण की परिभाषा आचार्य वामन ने दी है कि काव्य शोभा है कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। तो यहां से मैं मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। अब काव्य गुणों की संख्या कितनी है? काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो अलग अलग विद्वानों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग बताई और वर्तमान में कितने काव्य गुण हैं। तो पहले देखते हैं, पहला लिखे अग्नि, अग्नि पुराण में, अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई है। अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई है। दूसरा है आचार्य वामन, आचार्य वामन ने भी काव्य गुणों की संख्या 20 मानी। आचार्य वामन ने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20। इसके बाद फिर देखें आचार्य दंडी व आचार्य दंडी व आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। कितनी? 10। आचार्य दंडी और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? 10 मानी। तो पहले आप कैसे याद करेंगे? अग्नि पुराण में 18, ऐसे याद रखें 18, और आचार्य वामन ने 20 और आचार्य दंडी एवं भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो दंडी से भरत मुनि कैसे याद है? 10 मानी है। अब आगे ये सब प्रश्न से ग्रेड में तो आने वाला नहीं है कि किसने कितने गुण माने, लेकिन फिर भी अपन को याद करना है कि कितने कितने गुण माने हैं। अब आगे देखें, इन 18 गुण, 20 गुण और 10 गुण, इन सभी गुणों का समावेश, इन सभी गुणों का समावेश आचार्य मम्मट ने इन सभी गुणों का, इन सभी
गुणों का समावेश समावेश 3 गुणों में, कितने गुणों में? 3 गुणों में कर दिया है, 3 गुणों में कर दिया है। अर्थात अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी और आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी और आचार्य दंडी और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। इन सभी 18, 10, 18, 20 और 10 इन सभी गुणों का समावेश आचार्य मम्मट ने 3 गुणों में कर दिया। कितने गुणों में कर दिया? 3। इसलिए वर्तमान में काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है और वर्तमान में काव्य गुण कितने हैं? वर्तमान में काव्य गुण 3 ही। तो अपन को इन 3 गुणों को, आप सभी को इन 3 गुणों को पढ़ना है। यदि मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक भी करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। आपको सेकंड ग्रेड के काव्य शास्त्र, व्याकरण, 9वीं से 12वीं किताबें, बीए का सिलेबस, एमए का सिलेबस, शिक्षण विधियां एवं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास सभी को नित्य प्रतिदिन आपको मेरे YouTube चैनल बीएल लोधा पर आपको उपलब्ध होगा। इसलिए प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल सटीक पढ़ाऊंगा और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। नहीं कि आपको इतनी गहराई में ले जाऊंगा कि वहां से प्रश्न कुछ आते नहीं। अपन को चीज वही याद करनी है जो परीक्षा में आती है। अपन को पूरी रामायण याद नहीं करनी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी रामायण पढ़ा देते हैं, उसमें बच्चों को याद भी नहीं होता है, अपन याद भी नहीं होता, याद करते हैं, रात दिन करते हैं याद, फिर भी वहां जाते हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है। अपन को केवल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है कि कितना कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे नहीं आते। मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बिल्कुल वही चीज पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आती है। परीक्षा में बाहर ऐसी चीज कोई नहीं पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में नहीं आती है और ये चीज आपको याद करनी है। देखिए, अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 और आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। आचार्य दंडी और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। 10 को याद करें, देश से दंडी और भरत मुनि ने 10 मानी है, वामन ने 20 मानी है और इसमें 18 मानी है। अब देखिए, आचार्य मम्मट ने इन सभी 18, 20 और 10 गुणों का समावेश 3 गुणों में कर दिया और वर्तमान समय में काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी जाती है। अब कई वीडियो ऐसे, कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं, विद्वान साथी, बड़े बड़े विद्वान साथी अपनी विद्वता को प्रकट करने के लिए या अपने पांडित्य प्रदर्शन को लिए। जैसे सेकंड और फर्स्ट ग्रेड की विद्या में सुन रहा है आचार्य केशव ने अपने रामचंद्रिका में ऐसे पदों की रचना कर दी कि वे समझ के बाहर है। अपने ऐसी के वो रामचंद्रिका नहीं लिखनी है, अपने को परीक्षा में पास होना है, नंबर आना है। इसके बाद क्या मतलब, कहने का मतलब ये मेरा कि आपको केवल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम फाइट करना है और आपको टीचर बनना है। आगे कुछ नहीं सोचना। अब ये 18 गुण कौन से, 20 गुण कौन से, 10 गुण कौन से, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं और ना आपको याद करना है कि 18 गुण कौन सा बताए, 20 गुण कौन सा बताए, 10 गुण कौन सा बताए। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं है। और आता है तो वो जैसे यूनिवर्सिटी का लेक्चरर का एग्जाम हो या कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, वहां आते हैं, वहां भी बहुत कम आते हैं। 99% नहीं आता, आधा तो 1% में आता है। तो ऐसी चीजों को अपन को याद नहीं करनी है। तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब आगे देखिए और 3 गुण कौन कौन से हैं। हाँ, ये है मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें। आपके लाइक करने से मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं और अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब देखिए वह 3 गुण कौन से हैं। पहला मानते हैं अपन औज गुण। कौन सा गुण?
औज गुण, दूसरा गुण माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, तीसरा गुण प्रसाद, प्रसाद गुण। ऐसे प्रसाद गुण, ऐसे गुणों की संख्या कितनी हो जाती है? 3, और वर्तमान में 3 गुणों को माना गया है। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनाया गया गुण कितने प्रकार के, क्योंकि तो बिल्कुल छोटा स्तर का है। परीक्षा में या तो प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, माधुर्य औज गुण के वो आवास है 4 देगा, उसको परिभाषा पूछ लेगा, इनकी पहचान पूछ लेगा, इनका कुछ पूछ लेगा और लिखेगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या नहीं है, या फिर इनके उदाहरण देगा और उदाहरण में पूछेगा कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। तो आप पहले देखिए औज गुण। तो औज गुण की पहले अपन परिभाषा देखते हैं। आप लिखिए औज गुण, और गुण। अब देखिए औज गुण, तो औज का लिखिए आप, औज का शाब्दिक, औज का शाब्दिक अर्थ होता है, औज का शाब्दिक अर्थ होता है, औज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति, औज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति, स्फूर्ति। औज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति। क्या होता है औज के साथ? स्फूर्ति होता है तेज प्रकाश, तेज प्रकाश, दीप्ति, तेज प्रकाश, दीप्ति, ये सब औज के शाब्दिक अर्थ है। यानी औज क्या है? आगे देखिए औज की परिभाषा, वह काव्य रचना जिसको पढ़ने अथवा सुनने से, पढ़ने अथवा सुनने से अंत्यकरण में, पढ़ने अथवा सुनने से अंत्यकरण में या हृदय में वीरता, वीरता, उत्साह, आवेग, जोश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और गुणमयी, औज गुणमयी रचना मानी जाती है, औज गुणमयी रचना मानी जाती है। देखो ये काव्य गुण की परिभाषा देखिए अपन, तो काव्य गुण की परिभाषा है वह काव्य रचना जिसको पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा दर्शक, पाठक अथवा श्रोता के अंतःकरण में वीरता, उत्साह, आवेग, जोश उत्पन्न हो जाता है, तो वह रचना काव्य गुणमयी रचना मानी जाती है। यह वह रचना औज गुणमयी रचना मानी जाती है, औज गुण में रचना मानी जाती है। तो यह औज गुण की परिभाषा। अब आप देखिए औज गुण की पहचान, औज गुण की पहचान। यदि परीक्षा में उदाहरण आ जाता है और वो पूछ लेता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, तो वहां पर औज गुण को कैसे पहचानेंगे? तो अगला लिखिए आप पहचान, पहचान, यानी कि काव्य औज गुण की क्या क्या पहचान। पहला पॉइंट देखा वीर विभत्स्य, वीर विभत्स्य, रौद्र भयानक, वीर विभत्स्य रौद्र भयानक, रसो
से युक्त काव्य पंक्तियों, रसों से युक्त काव्य पंक्तियों में औज गुण होता है, औज गुण होता है, औज गुण होता है। तो पहला अपन पहचान लेके इसकी, वीर विभत्स से रौद्र और भयानक रसों से युक्त काव्य पंक्तियों में औज गुण होता है। यानी कि वीर रस से संबंधित कोई पंक्तियां हो, विभत्स रस से संबंधित कोई पंक्तियां हो, रौद्र से हो या भयानक से हो, यदि इनका कोई उदाहरण है तो वहां आपको बिना सोचे समझे औज गुण का चयन करना, औज गुण के निश्चित रूप से उसमें औज गुण ही है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता औज गुण की क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता संयुक्ता अक्षर, संयुक्ता अक्षरों व द्वित्व वर्णों से युक्त काव्य पंक्ति, काव्य पंक्ति। दूसरी, संयुक्त अक्षरों व द्वित्व वर्णों से युक्त काव्य पंक्तियों में भी औज गुण होता है। संयुक्त अक्षर यानी एक से अक्षर मिले हो, द्वित्व वर्ण या एक जैसे दो वर्ण हो, उसे कहते हैं द्वित्व वर्ण, यानी संयुक्त अक्षरों और द्वित्व वर्णों से युक्त काव्य पंक्तियों में औज गुण होता है। अगला लिखिए समास। समास अगला है समास बहुला शब्दावली। समास बहुला शब्दावली से युक्त काव्य पंक्तियों में भी औज गुण होता है। समास बहुला शब्दावली से युक्त काव्य पंक्तियों में भी औज गुण। समास बहुला मतलब जहां पर लंबे लंबे अक्षर शब्द आते हो, बड़े बड़े शब्द आते हो, यानी जहां पर 4 5 6 7 8 9 ऐसे शब्द एक साथ ऐसे जुड़े हो, उन पंक्तियों में कौन सा होता है? औज गुण होता है। और एक के लिए छोटा टे वर्गीय, टे वर्गीय परुष, टे वर्गीय परुष का मतलब होता है कठोर। टे वर्गीय परुष वर्णों से युक्त, वर्णों से युक्त काव्य पंक्ति, काव्य पंक्ति यानी टे वर्गीय परुष वर्णों से युक्त काव्य पंक्तियां। टे वर्गीय में भी कौन से? एक तो ट, ठ, ड और ढ, ये 4 यानी कि जहां पर औज गुण होता है वहां पर इन 4 वर्णों की प्रधानता होती है। अधिकतर ये 4 वर्ण आते हैं और इन 4 वर्णों को परुष यानी कठोर वर्ण कहा जाता है। तो अपन ने पढ़े यहाँ औज गुण की कहाँ औज गुण कहाँ होता है, यानी औज गुण की पहचान। औज गुण की पहचान कैसे करेंगे? तो पहला है वीर विभत्स से रौद्र भयानक रसों से युक्त काव्य पंक्तियों में औज गुण होता है। दूसरा, संयुक्त अक्षरों व द्वित्व वर्णों से युक्त काव्य पंक्तियों में औज गुण होता है। समास बहुला शब्दावली से युक्त काव्य पंक्तियों में औज गुण होता है। और टे वर्गीय परुष वर्णों से युक्त काव्य पंक्तियों में भी औज गुण होता है। तो ये औज गुण की पहचान है। अपन ने औज गुण की परिभाषा पढ़ी है कि औज गुण का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति, तेज, दीप्ति, प्रकाश। ये औज गुण की परिभाषा। इसके बाद फिर देखा कि औज गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने अथवा सुनने से, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने अथवा सुनने से सहृदय सामाजिक वो पाठक हो या श्रोता हो जिसके चित्त में वीरता, उत्साह, जोश, आवेग आदि सब वेग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह रचना औज गुणमयी रचना मानी
जाती है और ये काव्य ओज गुण की अपन ने पहचान पड़ी। अब देखिए ओज गुण के यहाँ पर 2-3 उदाहरण देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होते हैं। जैसे सीधी बात ये है, जैसे शब्द अपन ने आपने सभी ने सुन रखा, खूब लड़ी मर्दानी हो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी हो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर भी कौन सा गुण है, यहाँ पर भी ओज गुण है, क्योंकि यहाँ इस पंक्ति को सुनने से वीरता, उत्साह, जोश उत्पन्न हो रहा है हृदय में, इसलिए यहाँ पर ओज गुण है। अगला देखिए, अगला एक और उदाहरण मैं आपको लिखाता हूँ, आप लिखिए हे रुंड हा रुंड, हे रुंड गिरे, हे रुंड गिरे गज झुंड गिरे, हे रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, हेरुंड गिरे गजझुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भू भू पर विकल वितुंड गिरे, भू पर हे विकल वितुंड गिरे, वितुंड गिरे, भू पर हे विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अवनी, लड़ते लड़ते अरि शुंड, अरि झुंड गिरे, यहाँ है झुंड गिरे। तो यहाँ पर है ओज गुण। कैसे, हेरुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटते कटते अवनी पर शुंड गिरे, भू पर हे विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है, ओज गुण। अब देखो ओज गुण की अपने प्रयोग टे वर्गीय पुरुष वर्णों की प्रधानता होगी, टे वर्गीय पुरुष वर्णों की प्रधानता होगी। तो यहाँ देखिए टे टे है, यहाँ तुंड में डे ये है, ये डे, दो शुंड में भी डे, और ये कट कट यहाँ भी टे दो बार आ रहा है। और बोलने से जैसे इसे बोलते हैं तो इसे एक ऊंची आवाज में बोला जाता है, ऊंची आवाज में, यानी कि इसको ऐसे नहीं कि गाकर बोला जाता है या धीरे धीरे बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हे रुंड है घोड़े, गज हाथी, झुंड गिरे, हे रुंड गिरे गज झुंड गिरे। यहाँ रुंड का मतलब समूह, रुंड का मतलब समूह, यानी घोड़ों के समूह गिरे, हाथियों के समूह गिरे, कटकट अवनी यानी पृथ्वी पर शुंड गिरे, कटकट अवनी पर पृथ्वी पर शुंड यानी हाथी की धड़, हाथी की शुंड, हाथी की शुंड गिरे। भू पर हे विकल वितुंड गिरे, पृथ्वी पर हे घोड़े विकल हो रहे और हाथी गिर रहे, लड़ते 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 अरि यानी शत्रु, और शत्रुओं के झुंड गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ओज गुण। दूसरा देखें, ओज गुण का दूसरा उदाहरण है हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ही हिमाद्री, हिमाद्री लिखे हिमाद्री तुंग शरंग से, हिमाद्री तुंग शरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग शरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती।
हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभुआ समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो। अमर्त्य अमर्त्य यह अमृत्य अमृत्य वीर पुत्र हो। अमृत्य वीर पुत्र हो। अमृत्य वीर पुत्र हो। दृढ़ प्रतिज्ञे सोच लो। दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञे सोच लो। दृढ़ प्रतिज्ञे सोच लो। अमर्त्य वीर पुत्र हो। दृढ़ प्रतिज्ञे सोच लो। प्रशांत पुण्य पथ है बड़े चलो बड़े चलो। प्रशांत पुण्य पथ है बड़े चलो बड़े चलो। बड़े चलो बड़े चलो। देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती अमृत्य वीर पुत्र हो। दृढ़ प्रतिज्ञे सोच लो। प्रशांत पुण्य पथ है बड़े चलो बड़े चलो। तो यहाँ पर है विभस्य विभस्य रस और यहाँ पर भी विभस्य रस। दोनों काव्य पंक्तियों में विभस्य रस और अपन औज गुण की पहचान पड़ी कि जहाँ पर वीर विभस्य और रौद्र भयानक रसों की प्रधानता होती है वहां पर औज गुण होता है। दूसरी पहचान पड़ी कि समास बहुला शब्द और का प्रयोग होता है। टे वर्गीय पुरुष वर्णों की प्रधानता होती है। संयुक्त अक्षरों एवं द्वितीय वर्णों का प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षरों एवं द्वितीय वर्णों का प्रयोग होता है। तो ये संयुक्त वर्णों और द्वितीय वर्णों का प्रयोग होता है। तो ऐसे जहां पर ये आपको मिले वो होता है औज गुण। तो ये अपन ने पढ़े औज गुण। इसके बाद अपन ने काव्य गुण देखे थे। काव्य गुणों की संख्या अपन ने देखी थी 3। काव्य गुणों की संख्या अपन ने देखी थी। एक और उदाहरण मैं आपको लिखा था, ये 2 उदाहरण समझ में आए। देखो, काव्य गुण और काव्य रीति दोनों ही साथ साथ जुड़े। आप एक चीज को याद करें आपको दूसरी चीज याद हो जाए। काव्य गुण अच्छी तरह से याद कर ले, काव्य रीति आपको 90% याद हो जाएगी। काव्य रीति याद करें, काव्य गुण आपको 90% याद हो जाए। अगला देखो, बड़ो वीर करो सो जाति का भला। बड़ो वीर करो सो जाति का भला। बड़ो वीर करो सो जाति का भला। अपार दोनों विधि लाभ हो तुम्हें। अपार दोनों विधि लाभ हो तुम्हें। अपार दोनों विधि लाभ हो तुम्हें। बड़ो वीर करो सो जाति का भला। अपार दोनों विधि लाभ हो तुम्हें। किया सो कर्तव्य जो उभार लिया। किया सो कर्तव्य जो उभार लिया। सो उभार लिया जो उभार लिया। किया सो कर्तव्य जो उभार लिया। पाई कीर्ति जो भस्म हो गई। पाई कीर्ति जो भस्म हो गई। यहां पर है वीर रस। यहां पर है वीर रस, यानी बड़ो वीर करो सो जाति का भला। अपार दोनों विधि लाभ हो तुम्हें। किया सो कर्तव्य जो उभार लिया। पाई कीर्ति जो भस्म हो गए। यानी कि वीर जवानों आगे बढ़ो और अपनी सो जाति अपने देश का भला करो। यहां पर आपको दोनों प्रकार से लाभ है। कैसे? किया सो कर्तव्य, यदि आपने अपना कर्तव्य किया, सो जाति का भला किया तो उभार लिया, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो पाई कीर्ति जो भस्म हो गए। यदि आप भस्म हो गए, आप देश पे शहीद हो गए, लड़ते लड़ते भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए शहीद हो गए, तो आपको इस संसार में कीर्ति होगी।
प्रसिद्धि होगी, फेमस हो गए, स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बड़ो वीर करो सो जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ हो तुम्हें, किया सो जाति किया सो कर्तव्य जो उभार गया, पाई कीर्ति जो बस में हो गए। तो ये अभी पढ़ा आपने ओज गुण। अब ओज गुण के बाद आप देखें दूसरा गुण आता है अपना माधुर्य गुण। दूसरा गुण आता है माधुर्य गुण। अब माधुर्य गुण क्या है, कैसा, क्या पहचान है, कहाँ कहाँ पर माधुर्य गुण होता है। तो माधुर्य गुण की आप पहले माधुर्य लिखिए, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण लिखिए। माधुर्य का शाब्दिक, माधुर्य का शाब्दिक अर्थ, माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मधुर। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता। लिखिए, माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता, यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने अथवा सुनने से, पढ़ने अथवा सुनने से चित्त द्रवी हो जाए, चित्त पिघल जाए, चित्त में मधुरता व्याप्त हो जाए, ऐसी काव्य रचना माधुर्य गुणमयी रचना होती है, या फिर वहां पर माधुर्य गुण उपस्थित हो या उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। कैसे, जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से चित्त, पढ़ने अथवा सुनने से चित्त द्रवित, द्रवित का मतलब पिघलना, पिघलना, द्रवित, चित्त द्रवित हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, हृदय में मधुरता व्याप्त हो जाए, मधुरता व्याप्त हो जाए, वह माधुर्य गुणमयी रचना मानी जाती है, मानी जाती है। वह माधुर्य गुणमयी रचना मानी जाती है। क्या लिखा, जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने, पढ़ने अथवा सुनने से, पढ़ने अथवा सुनने से चित्त यानी कि मन, चित्त यानी कि मन, दिल, अंतःकरण द्रवित हो जाए, यानी पिघल जाए, द्रवित हो जाए, या हृदय में मधुरता व्याप्त हो जाए, या मन प्रसन्न हो जाए, मन आनंदित हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो वह रचना माधुर्य गुणमयी रचना मानी जाती है। तो ये माधुर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ, ये माधुर्य की परिभाषा हुई। अब आगे देखें आप माधुर्य गुण की पहचान। माधुर्य गुण की पहचान, माधुर्य गुण की क्या पहचान है, माधुर्य गुण की पहचान देखिए। पहला माधुर्य गुण की पहचान, टे वर्गीय परुष, टे वर्गीय परुष वर्णों का अभाव। पहला, टे वर्गीय परुष वर्णों का अभाव। दूसरा, संयुक्ताक्षरों व द्वित्व वर्णों का अभाव, द्वित्व वर्णों का अभाव। पहला है टे वर्गीय पुरुष वर्णों का अभाव, संयुक्ताक्षरों व द्वित्व वर्णों का अभाव। दूसरा, तीसरा,
सामासिक शब्दावली की न्यूनता, सामासिक शब्दावली की न्यूनता, कोमल रसों की अभिव्यंजना, कोमल रसों की अभिव्यंजना, कोमल रसों की अभिव्यंजना। दूसरा है शांत व श्रृंगार, शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता, शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता। एक और जगह आप लिखिए अनुस्वार व अनुनासिक, अनुसार व अनुनासिक वर्णों की प्रधानता, प्रधानता, प्रधानता। अगला एक और है हृदय के रागात्मक भाव, हृदय के रागात्मक, हृदय के रागात्मक भाव, लोकगीत, फागगीत, लोकगीत, फागगीत, मल्हार गीत, ये है माधुर्य गुण की पहचान। हृदय के रागात्मक भाव, लौकिक, फागगीत और मल्हार गीत है, यानी हृदय के जितने भी रागात्मक, जो भी प्रेम से संबंधित जो भी रचना हो, वो सब कौन से गुण मानेंगे? माधुर्य गुण। दूसरे अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक, ये जहां पर माधुर्य गुण होगा वहां पर ये अनुस्वार का और अनुनासिक का अधिक प्रयोग होगा, उन शब्दों पर अनुस्वार का और अनुनासिक का अधिक प्रयोग होगा। तीसरा शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होगी, शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। सामासिक शब्दावली का न्यूनता होगी, सामाजिक शब्दावली का अभाव नहीं होगा, न्यूनता होगी तो लेकिन कम होगी, छोटे छोटे शब्द होंगे, ज्यादा बड़े भी नहीं और ज्यादा छोटे भी नहीं। संयुक्त अक्षर और द्वित वर्णों का अभाव होगा और टीय वर्गीय परोक्ष वर्णों का अभाव होगा। तो ये था और जो है माधुर्य गुण के पहचाने के, माधुर्य गुण को कैसे पहचानेंगे, उनके माधुर्य गुण कहाँ होता है। तो माधुर्य गुण की अपन ने परिभाषा देखी, तो माधुर्य गुण का अपन देखा, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। फिर देखा माधुर्य गुण की परिभाषा, यानी वह काव्य रचना जिसको पढ़कर अथवा सुनकर चित्त द्रवित हो जाए, द्रवित का मतलब पिघल, चित्त द्रवित हो जाए, चित्त पिघल जाए, चित्त पिघल जाए, या हृदय में मधुरता व्याप्त हो जाए, या हृदय में मधुरता व्याप्त हो जाए, तो ऐसी काव्य गुणमयी रचना, ऐसी रचना माधुर्य गुणमयी रचना मानी जाती है। और ये अपन ने पहचान ली, ए वर्गीय परोक्ष वर्णों का अभाव, संयुक्त अक्षर और द्वित वर्णों का अभाव, सामासिक शब्दावली की न्यूनता, कोमल रसों की अभिव्यंजना, शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता, अनुस्वार अनुनासिक वर्णों की प्रधानता, हृदय के रागात्मक भाव, लोकगीत, फागगीत और मल्हार गीत, यहाँ भी माधुर्य गुण होता है। अब माधुर्य गुण का उदाहरण देखिए आप, माधुर्य गुण का उदाहरण देखिए, फिर वो समझ में आएगा कि माधुर्य गुण देखिए आप। पहला माधुर्य गुण के देखिए क्या है, देखिए बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहा करे मोहन हसे, सोहा करे मोहनी हसे, सोहा करे
मोहनी मोहनी से देन कहे नटी जाए, देन कहा नटी जाए, देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाई, सोहा करे मोहनी हंसे है देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर है माधुर्य गुण। देखिए यहाँ पर गोपियां से कृष्ण की मुरली को छुपा लेती है, क्यों? बतरस यानी बातों के रस के लालच में, बातों के रस के लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को लुकाए छुपा लेती है। और जब श्री कृष्ण भगवान उसे पूछते हैं तो वो करती है, कभी शोभन खाती है, कभी मोहिनी हंसती है। जब श्री कृष्ण भगवान उनको देने की कहते हैं कि मुझे मेरी मुरली दो, तो वह देन कहे नटी जाए, और वो मना कर देती है कि मेरे पास, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है। दूसरा उदाहरण देखें, कहत नटत, कहत नटत, कहत नटत रिजत खीजत, कहत नटत रिजत खीजत मिलत लजिहात है, मिलत मिलत खिलत खिलत लजी याद। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजी याद है, बरे भुवन में करत करत नैनन सोही बात, नैनन सोही बात, नैनन नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजिहात है, बहे भुवन में करत नैनन ही सो बात है। देखिए टे वर्ग बार बार, टे वर्ण बार बार आना, लेकिन यहाँ पर ओज गुण जो होकर माधुर्य गुण, कारण क्योंकि यहाँ पर जो रस है वो रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, यहाँ पर जो रस है वो श्रृंगार रस, तो जहाँ पर श्रृंगार रस होता है वहां पर माधुर्य गुण होता है। अब ओज गुण का और माधुर्य, ओज गुण का श्रृंगार रस का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो देखिए कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजी खिलत लजियात है, भरे भुवन में करत नैनन सो बात है। ये पंक्ति है, एक बड़ा सा भवन है, बड़ी सी सभा है, जहाँ पर परिवार के लोग इकट्ठे या कोई समारोह है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, 100-200 या 50 लोग हैं, या एक कक्षा का पूरा कमरा है। तो इधर नायिका बैठी, उधर नायिका बैठा है, दोनों आमने सामने बैठे, दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो वह दूर से ही अपनी आंखों में किस प्रकार से बात करते हैं, बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए कहते, इधर से नायक कहता है, जैसे दोनों को नैन मिलते हैं, दोनों की नजरें मिलती है, दोनों का आमना सामना होता है बैठे बैठे, तो नायक कहता है, नायिका नटक नायिका मना कर देती है, रीझ, तो नायक और रीझ जाता है, नायक और रीझ जाता है और प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न होने के बाद नायिका खींचती है, थोड़ा सा खींचत का मतलब गुस्से में हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे देखना बंद करते हैं, लेकिन दोनों की फिर एक साथ फिर नजर उड़ती है, दोनों की नजरें फिर मिल जाती है, और मिलने के बाद दोनों की लत है, दोनों फिर हंसने लग जाते हैं, और फिर सामने फिर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग उपस्थित है, तो दोनों फिर लज्जा का अनुभव करते हैं और अपनी निगाहों को नीचे कर लेते हैं। इस प्रकार भरे भवन में, भरे हुए भवन में, भरे हुए महल में करते हैं नैनन ही सो बात। दोनों आपस में अपने नेत्रों में बात कर लेते कि क्या बात होनी, कैसे क्या है। तो देखिए माधुर्य गुण है। अगला माधुर्य गुण है, राम की मूर्ति निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी। अगला उदाहरण लिखिए, अगला उदाहरण लिखिए, तीसरा, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती
जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, या ते सब सुधी भूल गई, या ते सब सुधी भूल गई, या ते सब सुधी भूल गई, कर टेक कर टेक कर टेक, या ते सब सुधी भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं, कर टेक रही, कर टेक रही पल पल टालत नहीं, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, या ते सब सुधी भूल गई, कर टेक रही पल टालत नहीं। तो यहां पर भी श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। तो जहां पर श्रृंगार रस होता है वहां पर और कौन सा गुण होता है, वहां पर माधुर्य गुण होता है। और भी उदाहरण है, और भी उदाहरण आप देखिए, उदाहरण को याद, उदाहरण कहां से देखे खोजे आप, मार्केट में जो भी फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की किताब मिलती है, पासबुक मिलती है, तो वहां पर आप अच्छे पब्लिकेशन की, अच्छे प्रकाशन की किताबों से अध्ययन करें। और मेरा मानना है तो आप जो अनसोल्ड पेपर आते हैं, जो पुराने पेपर हो गए आर्मी से फर्स्ट ईयर कॉलेज लेक्चरर के कहीं से भी, तो उनमें देखें कि उदाहरण भी आते हैं तो कैसे आते हैं, प्रश्न भी आते हैं तो कैसे आते हैं, बाजार से मॉडल पेपर नहीं करे। क्योंकि मॉडल पेपर वाले में मैंने तो अनुभव है कि आज तक मॉडल पेपर में से जितने क्वेश्चन हल किए उसमें से परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं बैठता। तो आप बढ़िया से, जैसे मार्केट में बढ़िया से अलंकार परिजात, अलंकार परिजात नाम से फास्ट वाली एक छोटी सी किताब आती है, 60-70-50 रुपए की होगी, अलंकार परिजात से। यदि आपको वहां पर काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है तो इस किताब से पढ़े, अलंकार परिजात बहुत सटीक है, सुंदर है और अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। लगभग आप मानो 80% जो उदाहरण आते हैं परीक्षा में या अपने कंपटीशन में, वो इसी किताब में साथ आ जाते हैं, अलंकार परिजात से। तो ये हुआ कौन सा गुण हुआ, माधुर्य। अब आप देखिए दूसरा है प्रसाद, दूसरा है प्रसाद। तीसरा गुण है प्रसाद गुण, तीसरा गुण है प्रसाद गुण। अब देखिए तीसरा गुण प्रसाद गुण में क्या है। तो प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो देखते हैं, वो होता है प्रसन्नता। लिखिए, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। अब देखिए, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जैसे जिसके चित्त में उदय होते ही अर्थ स्पष्ट ग्रहण हो जाए, जिसके, देखिए, जिसके चित्त में उदय होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, जिसके चित्त में उदय होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, प्रसाद गुणमयी रचना मानी जाती है। प्रसाद गुणमयी रचना मानी, जिसके चित्त में यानी हृदय में, यानी जिस काव्य पंक्तियों को, जिससे दोहा चौपाई या कोई भी हो, यदि वहां पर इसी पंक्तियों को पढ़ने से अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में उसका अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाए, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है और उससे पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। जैसे आचार्यों ने, कई आचार्यों ने प्रसाद गुण को
को परिभाषित किया, जैसे सूखे सूखे ईंधन में अग्नि, सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, तुरंत व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस रचना को पढ़ने से तुरंत अर्थ समझ में आया, जैसे कोई सूखा ईंधन है, सूखे ईंधन में अपन आग लगाएंगे तुरंत लग जाएगी, उसी प्रकार यदि कोई रचना उसका तो आपको तुरंत समझ में आ जाए, पढ़ते ही सीखते वहां पर प्रसाद गुण होता है। तीसरा एक और देखे आप आगे देखिए, जैसे स्वच्छ कपड़े में जल, स्वच्छ कपड़े में जल तुरंत व्याप्त हो जाता है या फिर फैल जाता है। उसी प्रकार जिस रचना को पढ़ने से अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, अर्थ ग्रहण हो जाता है, श्रोता या फिर पाठक अर्थ को तुरंत ग्रहण कर लेता है, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। तो ये था प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ प्रसन्न था, जिसके चित्त में उदय होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से उसका अर्थ चित्त में तुरंत उदय हो जाए या स्पष्ट हो जाए, तो वह रचना काव्य गुण में रचना, वह रचना प्रसाद गुण में रचना मानी जाती है। अब वैसे प्रसाद गुण का पहचान नहीं, फिर भी मैंने कई किताबों में, कई पाठकों में अध्ययन करने के बाद कुछ पहचान इसकी निश्चित की है, तो वह आप पहचान लिखे। यहाँ पर लगभग 90% प्रसाद गुणी बैठता है, तो लिखे पहचान। अब पहचान क्या है, पहले पहचान लिख दे। प्रसाद गुण में अधिकतर यहाँ जहां पर लिखे प्रसाद गुण में अधिकतर प्रार्थना भक्ति नीति उपदेश। प्रसाद गुण में अधिकतर प्रार्थना भक्ति नीति उपदेश या भक्ति नीति उपदेश लोकोक्ति अथवा ईश्वर से संबंधित रचना होती है, में प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण में अधिकतर प्रार्थना भक्ति नीति उपदेश लोकोक्ति अथवा ईश्वर से संबंधित जो भी रचना होती है, उसमें अधिकतर प्रसाद गुण की प्रधानता ही होती है और प्रसाद गुण ही होता है। अब जैसे मांगते प्रार्थना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, बने हम सदाचारी लीजिए हमको शरण में। और दया का ध्यान भक्ति का जो प्रार्थना है, जितनी भी प्रार्थना है वो सब प्रार्थना में अधिकतर प्रसाद गुणी होता है। भक्ति से संबंधित कोई रचना हो, जिसमें भगवान से संबंधित कोई रचना हो, नीति से संबंधित कोई दोहा हो, चौपाई हो या सोरठा हो, वहां भी उपदेश ऐसी रचना हो जहाँ पर उपदेश दिया जाता हो, सच्चे मार्ग बताया जाता हो, वहां पर भी होता है। कोई लोकोक्ति हो, लोकोक्ति में भी प्रसाद गुण होता है निश्चित, क्योंकि लोकोक्तियां भी अनुभव के आधार पर निर्धारित की गई है। यहाँ पर भी लोगों को उपदेश मिलता है अथवा विषय ईश्वर से संबंधित जो भी पद हो सभी में प्रसाद गुण होता है। दूसरे को लिखे शांत व करुण रस युक्त रचना में भी प्रसाद गुण होता है। शांत एवं करुण रस से युक्त में भी, जैसे लेते हैं उदाहरण रहना ने देश वीराना, जैसे तो रहना ने देश वीराना, और एक को लिखते हैं यहाँ लिखते हैं यह संसार कागज की पूड़ियाँ, यह संसार कागज की पूड़ियाँ बूंद पड़े धुली जाए रे, बूंद
पड़े धुली जाए रे, ये संसार कागज की पूड़ियां बूंद पड़े धुल जाए रे, ये संसार झाड़ और झांझर, यह संसार झाड़वे, यह संसार झाड़वे झाकर, ये संसार झाड़वे झाकर, फिर आग लगे वीर जाना है, आग लगे वीर जाना रे, आग लगे वीर। ये संसार कागज की पूड़ियां, यह संसार कागज की पूड़ियां बूंद पड़े धुल जाना रे, ये संसार झाड़ में झांकर आग लगे वीर जाना है। तो यहाँ पर है कौन सा है, यहाँ पर है शांत रस। यहाँ पर कौन सा रस है, शांत रस। यहाँ कौन सा शांत रस है, और यहाँ पर क्या उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा आएगा, प्रसाद गुण। कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण। दूसरा उदाहरण देखें, फिर दूसरा उदाहरण देखें, देखिए दूसरा, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जान, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जान, पल भर में छिप जाएगा, पल भर में छिप जाएगा, जो तारा प्रभात, जो तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, पल भर में छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। तो यहाँ पे अपन देखेगा, यहाँ प्रसाद गुण क्या होता है, प्रार्थना, भक्ति, नीति, उपदेश, लोकोक्ति अथवा ईश्वर विषय जो पद है वहां पर प्रसाद गुण होता है। दुनिया क्या है, देखिए क्या उपदेश, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, यानी मनुष्य क्या, मनुष्य पानी के बुलबुले के समान है, पानी के बुदबुदे के समान है, पल भर में जिस पर पानी से उठा हुआ एक बूंद ऊपर आती है और तुरंत वो अपने नीचे चली जाती है, समाप्त हो जाती है, क्षण भर उसका अस्तित्व होता है और क्षण भर बाद वो समाप्त हो जाती है। ऐसे मनुष्य भी पल भर में समाप्त हो जाए, जैसे सूर्य उदय होने के बाद तारा समाप्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य का जीवन है। तो इस पर हमें घमंड अपना नहीं करना, घमंड सौंदर्य पकड़ना है, घमंड पैसों पकड़ना चाहिए। दूसरा है, एक लिखिए, आपने सुना होगा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निदान, करुणा करके करुणा निदान, करुणा करके करुणा निदान। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निदान, पानी प्रात को आत छुओ नहीं, पानी प्रात को आत छुआ नहीं, पानी प्रात को हाथ छुआ नहीं, नेनन के जल से ही पग धोए, नेनन के जल से ही पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निदान, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नेनन के जल से ही पग धोए। तो यहाँ भी कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ भी शांत रस, यहाँ भी कौन सा है, शांत। तो ये शांत रस क्या है, या प्रसाद गुण। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। जहाँ पर करुण और शांत रस होता है वहां पर प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। तो यहाँ भी क्या है, प्रसाद गुण है। तो ये प्रसाद गुण के उदाहरण थे, ये संसार कागज की पुड़ियां बूंद पड़े धुल जाए रे, ये संसार झाड़ झाकर रे आग लगे गिर जाए रे, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, पल भर में ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निदान,
पानी परात को आग छुओ नहीं, नैनन से जल, नैनन के जल से ही पग धोए। तो ये थे काव्य गुण। तो अपन अभी पढ़े काव्य गुण। तो काव्य गुण अपने 3 प्रकार के पढ़े, काव्य गुण के 3 प्रकार के पढ़े, यानी कि ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण और माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। पहला पढ़ा अपन ने ओज गुण, दूसरा है माधुर्य गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। तीसरा है प्रसाद। तो ओज का आपने शाब्दिक अर्थ देखा, होता है स्फूर्ति। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति। माधुर्य का होता है मधुरता और प्रसाद का होता है प्रसन्नता। प्रसाद का होता है प्रसन्नता। ओज गुण यानी वह काव्य रचना जिसको पढ़ने से हृदय में या अंतःकरण में वीर उत्साह आवेग उत्पन्न हो जाए, जोश उत्पन्न हो जाए, तो वह वहां पर कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। और जहां पर चित्त द्रवित हो जाए, चित्त पिघल जाए, मन में रागात्मक भाव उत्पन्न हो जाए, मन में रागात्मक या मन में मधुरता उत्पन्न हो जाए, व्याप्त हो जाए, तो वहां पर होता है माधुर्य गुण। और जहां पर मन प्रसन्न हो जाए, अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, अपन देखा जहां पर जिस प्रकार सूखे ईंधन में, सूखी लकड़ी में या स्वच्छ कपड़े में, सूखी लकड़ी या स्वच्छ कपड़े में, या मान लें आप एक और मान लें जैसे रेत में जल तुरंत समाहित हो जाता है, फैल जाता है, प्रत्येक कण में चला जाता है रेत के, इसी प्रकार जहां पर भी प्रसाद गुण होता है वह अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। दूसरा ये पर माधुर्य गुण देगा, यानी जहां पर श्रृंगार रस हो, और एक और देखा अपन शांत। तो यहाँ पर करुण रस और शांत रस में भी प्रसाद। अब देखिए यहाँ भी शांत है और यहाँ भी शांत है, तो या तो जो उदाहरण देगा एग्जामिनर वो ऑथेंटिक जहां पर प्रसाद गुणी है या पर माधुर्य गुणी वही उदाहरण देगा, या ऐसे उदाहरण नहीं देगा जो दोनों में मिलते जुलते हो, जहां पर विद्यार्थी को भ्रमित हो, ऐसा कोई उदाहरण वो नहीं देगा। फिर देखा अपन ने ओज की पहचान देखी। तो यहाँ पर अपन देखा फिर टे वर्गीय पुरुष वर्णों की प्रधानता होती है, समास बहुला शब्दावली का प्रयोग होता है, और टे वर्गीय समास बहुला शब्दावली का प्रयोग होता है। वीर, विभत्स्य, रौद्र, भयानक रसों की प्रधानता होती है। और यहाँ माधुर्य में यानी कि टे वर्गीय पुरुष वर्णों का अभाव होता है, समास बहुला शब्दावली न्यूनतम होती है। और एक और देखिए संयुक्त अक्षरों एवं द्वितीय वर्णों की प्रधानता होती है, या संयुक्त अक्षरों एवं द्वितीय वर्णों का अभाव होता है, संयुक्त अक्षर द्वितीय वर्णों का अभाव होता है। और नियम हृदय के रागात्मक भाव होते हैं, लोकगीत होते हैं, फाग गीत होते हैं और मल्हार गीत होते हैं। एक बार प्रसाद प्रसन्नता, यहाँ पर क्या प्रसन्नता में कौन सा देखो भक्ति, प्रार्थना, भक्ति, नीति, लोकोक्ति, उपदेश, भक्ति, नीति, लोकोक्ति, उपदेश और ईश्वर से या भगवान से संबंधित जो पद होते हैं वहां पर प्रसाद गुण होते हैं, तो ये अपन ने पढ़ा प्रसाद गुण। काव्य गुण, तो काव्य गुण वह यानी कि रस को काव्य ज्ञात माना जाता है, रस के उत्कर्ष में सहायता करने वाले तत्व को काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात रस उत्कर्ष में सहायता करने वाले शब्द संयोजन को ही काव्य गुण कहा जाता है। फिर काव्य गुण की परिभाषा देखी जाए आचार्य वामन के अनुसार कि काव्य गुण की परिभाषा देखी जाए, शोभा करता काव्य गुण, काव्य शोभा है कर्तारो धर्मागुण, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मी क्या काव्य गुण है। फिर काव्य गुण की अपन ने देखे किसने अग्नि पुराण में 18, आचार्य वामन ने 20, दंडी और भरत मुनि ने 10। इन सभी गुणों का समावेश आचार्य मम्मट ने 3 गुणों में कर दिया, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो ये थे आज मित्रों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं नित्य प्रति रोजाना आपको सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस, हिंदी साहित्य, हिंदी पेपर से संबंधित जितना भी है आपको नित्य प्रति में
मेरे YouTube चैनल BL लोधा नाम से सर्च करना, उसमें आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा और आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम आती है ना। तो आपको मतलब गहराई में नहीं ले जाऊंगा, यहाँ पर गहराई से कोई नहीं, गहराई से इतने प्रश्न नहीं आते, यहाँ पर सटीक प्रश्न आते हैं और लेकिन वो प्रश्न आपको याद हो तभी अपना नंबर आएगा। ऐसे नहीं कि आपको रामायण पढ़ा दी, पूरे रामायण पढ़ा दी, पता ही नहीं लगा कि क्या पूछना है। तो इतनी चीजें अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है सटीक सार गर्भित चीजें पढ़नी है और इस प्रकार से पढ़नी कि वो आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है मित्रों, कल फिर मिलते हैं।